60 दिन करो, सेक्शन 63 करो, मेंबर्स पूरे रखो, डिसीजन जल्दी दो, एओ के ऊपर फैसला जल्दी करवाओ, डीसी को ऑर्डर्स करवाओ कि वो एग्जीक्यूट करें ऑर्डर्स। डीसी एग्जीक्यूट नहीं करते, उनके पास हजारों केस हैं, वो तहसीलदार के पास भेज देते हैं। डिपार्टमेंट की वीकनेस या डीसी के ऑफिस में जाते हैं एग्जीक्यूशन, तो डीसी साहब के ऑफिस की वीकनेस। और किसकी वीकनेस है? अलॉटी तो बेचारा धक्के खा रहा है ना, पहले ऑर्डर ले, ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ले, एग्जीक्यूशन के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट ले, रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद उस रिकवरी को लेने के लिए डीसी के ऑफिस में धक्के खा, जब कमिश्नर पुलिस के यहाँ जाती है रिक्वेस्ट, वहां जाके रिक्वेस्ट करे, और उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, पुलिस पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है। आज तक ये बता दो कि रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कितने डायरेक्टर्स अरेस्ट हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे रेरा के ऊपर, रेरा एक्ट के ऊपर, और क्यों अलॉटीज को हर बार तारीख पर तारीख मिलती है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप कुमार कोहली जी, जो कि एक एडवोकेट है और रेरा एक्सपर्ट के तौर पर इनको पूरा गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया मुझे आपसे मिलने का और अपने विचार प्रकट करने का, सो वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि रेरा इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट, पहली बात तो ये कि इनकम्प्लीट है क्यों, और जब इनकम्प्लीट है तो फिर लोगों को कंप्लीट नहीं आए, कौन देगा और कैसे? जब आप कह रहे हैं कि रेरा इनकम्प्लीट है, आपका पॉसिबली मतलब ये है कि इस समय रेरा के सारे मेंबर्स हैं नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस समय चेयरमैन साहब हैं और एक नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं, वो हैं मेंबर टेक्निकल शायद, या एक मेंबर है। उसके अलावा दो मेंबर्स जो हैं इस समय लीव पे हैं, एक लॉन्ग लीव पे है और एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके चले गए हैं। ये अब सोचने की बात है कि चार में से अगर दो मेंबर, एक लॉन्ग लीव पे और एक रिटायर हैं, तो लोगों को डिसीजन मिलने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। मोर सो जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो पहले एग्जीक्यूशन के केसेस किया करते थे, हाई कोर्ट की वजह से वो भी नहीं कर पा रहे, और देयरफॉर एग्जीक्यूशन के जो हजारों केसेस हैं वो भी ऑनरेबल अथॉरिटी के सामने चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल अथॉरिटी की दो विंग हैं, एक एग्जीक्यूशन विंग है जिनको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डील करते थे पहले, लेकिन अब वो एडजुडिकेशन की पावर जो है वापस अथॉरिटी के पास आ चुकी है। इसलिए रेरा पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि सिर्फ दो ही मेंबर्स हैं, तो इसलिए तारीख पे तारीख लग रही है। एग्जीक्यूशन के केसेस पिछले 5 महीने से बिल्कुल डिसाइड नहीं हुए हैं और बाकी केसेस में भी डिले हो रही है। ये मेन कारण है डिले का, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है अलॉटीज के लिए, जो सफर कर रहे हैं बेचारे इतने दिनों से। सर, एक्सटेंशन की बात करें तो क्या एक्ट कहता है बिल्डरों को जब उनका प्रोजेक्ट डिले होता है तो एक्सटेंशन देने का, और क्यों यहाँ लगातार एक्सटेंशन दी जाती है? देखो, एक्सटेंशन थोड़ी सी तो परमिसेबल होती है, बिकॉज बहुत सारे कारण हो जाते हैं डिले के। कई बार फाइनेंशियल कारण हो जाते हैं, कई बार AQI की वजह से डिले हो जाती है, कई बार कुछ और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से डिले होती है। तो एक एक्सटेंशन तो रेरा देता ही देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद भी प्रोजेक्ट लैप्स हो जाते हैं। 4-4 साल, 3-3 साल की जो रजिस्ट्रेशन मिलती है उस पर लैप्स हो जाते हैं। इस समय जो लैप्स की लिस्ट है, करीब 216 प्रोजेक्ट लैप्स हुए पड़े। तो सर, ये 216 प्रोजेक्ट लैप्स हो गए, अब अलॉटीज को किस तरह का नुकसान और कितना सफर पूरा नुकसान है अलॉटीज, इनोसेंट अलॉटी को पूरा नुकसान है। जिन जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है उनको इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए रिफंड के लिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट लैप्स हो चुके हैं तो इमीडिएटली रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए, जितनी जल्दी हो सके कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो कंपनियां बाद में बैंकरप्ट डिक्लेयर होकर NCLT चले जाएं और फिर आप रेजोल्यूशन प्रोफेसर के चक्कर में वहां धक्के खाते रहेंगे। तो अलॉटी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो प्रोजेक्ट जो लैप्स हो चुके हैं, जिनका नंबर 216 है और जिनकी लिस्ट रेरा की वेबसाइट पे लगी है, इमीडिएटली जाएं, वेबसाइट से चेक करें, और कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर संपर्क करें।
लेकिन कृपया करके अपने केसेस रेरा में इमीडिएटली फाइल करें। सर एक सवाल ये कि जब बिल्डर का प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो टोटल पेनल्टी कितनी उस बिल्डर पर रेरा के एक्ट के हिसाब से लगती है, और अब तक कितने केसों में ऐसा हुआ कि रेरा ने जो है वो पेनल्टी लगाई? देखो, 2-3 चीजें हैं, मैं पेनल्टी के बारे में बोलूं। एक तो अलॉटी को मिलती है डिले पोजीशन चार्ज, जो MCLR प्लस 2% है, जो आज की तारीख में करीब 10.6% चल रहा है, 10.5% चल रहा है, MCLR प्लस 2%। ये तो है डिले पोजीशन चार्ज, जो कि हर अलॉटी इंटाइटल्ड है। उसके बाद आ जाइए रिफंड, तो रिफंड में भी पूरा अमाउंट मिलेगा, प्लस ब्याज मिलेगा पहले दिन से पेमेंट के हिसाब से, MCLR प्लस 2% के हिसाब से वो पूरा मिलेगा। उसके अलावा कंपनसेशन की अलग इंटाइटलमेंट है अलॉटी की, रिफंड मैटर्स में भी और डिले पोजीशन चार्ज मैटर्स में भी। कृपया करके अपने कंपनसेशन के केसेस जरूर फाइल कीजिए। अब आ जाते हैं कि जैसे ही रेरा ऑर्डर करता है, रेरा के ऑर्डर की अडेयरेंस इज अ मस्ट बाय द बिल्डर। सेक्शन 63 ये कहता है कि अगर रेरा के ऑर्डर को अडेयर नहीं करता, नहीं मानता बिल्डर, तो रेरा के पास पावर्स है 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी लगाने का। तो क्या रेरा ये 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी लगाता है? बिल्कुल नहीं लगाता है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्यों नहीं लगाता है, इसका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये बहुत जरूरी है। अथॉरिटी ने एक ऑर्डर दिया कि मुझे डिले पोजीशन चार्ज मिलना चाहिए, मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए, या मुझे रिफंड मिलना चाहिए, या मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और जब बिल्डर ये नहीं देता और अथॉरिटी के पास पूरी पावर्स हैं उसके ऊपर 5% अंडर सेक्शन 63 की पेनल्टी लगाने के लिए। बहुत मेजर पॉइंट है, और मेरा सब अलॉटी से निवेदन है कि अपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 63 डालें और अथॉरिटी को कंपेल करें कि बिल्डर के ऊपर 5% की पेनल्टी लगनी चाहिए, तभी बिल्डर पे प्रेशर पड़ेगा और तभी अलॉटिंग के साथ न्याय मिलेगा। थैंक यू। सर अगर हम पोजीशन डिले की बात करें तो किस तरह की इलीगल डिमांड जो है वो बिल्डर अलॉटी से करता है और क्यों करता है? आप ऐसा लेके चलें कि ये बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन है। सेक्शन 18 कहता है बड़ा क्लियरली, सेक्शन 18 कहता है कि अप टू द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन हमें डिले पोजीशन चार्ज मिलना चाहिए, अप टू द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन। बट ऑनरेबल अथॉरिटी ने अपने आप ही क्रिएट कर रखा है दैट इट शुड बी ऑफर ऑपोजिशन प्लस 2 months। कहां से आया, किसने बोला, ये डेट कहां से जनरेट हुई, इसका जवाब रेरा के पास नहीं है, लेकिन वो हर जगह यही लिखेंगे, ऑफर ऑपोजिशन प्लस 2 months और एक्चुअल हैंडओवर ऑफ द पोजीशन विच एवर इज अर्लियर। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रेरा ऑफर ऑपोजिशन देता है, ऑफर ऑपोजिशन में वो 5-6 डिमांड ऐसी लगा देता है जो कि बीबीए का हिस्सा ही नहीं होती। एरिया इंक्रीज कर दिया, बीबीए का हिस्सा नहीं है। 2 साल का मेंटेनेंस मांग लिया एडवांस में, नहीं मांग सकते, 1 दिन का भी नहीं मांग सकते, बनता ही नहीं है। इसके ऊपर मैं एक सवाल जब पूछेंगे तो मैं डिटेल करूंगा कि क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके पास जब इंटरेस्ट बेरिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी है तो एडवांस उनको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा। उसके बाद जीएसटी लगा देंगे जो लागू ही नहीं होता। जीएसटी आए अगस्त 2017 से है, उससे पहले के केसेस में नहीं लगा सकते। एचवैट लगा देते हैं जो कि एप्लीकेबल ही नहीं होता कई केसेस में। तो बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज लगा देंगे, नहीं बनता। जनरेटर चार्ज लगा देंगे, नहीं बनता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑफर ऑपोजिशन में ऐड हो जाती हैं, जिससे ऑफर ऑपोजिशन इनवैलिड ऑफर ऑपोजिशन बन जाती है। और क्योंकि इनवैलिड ऑपोजिशन है, जब तक ये वैलिड नहीं बनती तब तक डिले पोजीशन चार्ज मिलना चाहिए, और वैलिड ऑफर होने के बावजूद भी जब तक पोजीशन नहीं मिलती तो पोजीशन तक डिले पोजीशन चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई डू नॉट नो रेरा इस चीज, व्हाई आर दे गिविंग अ डेफ ईयर टू सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। Offer opposition has nothing to do with DPC. Nowhere in the act it says offer opposition. It only says up to the date of handing over opposition through a valid offer opposition, not an invalid offer opposition. दूसरा सर, रेरा एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कितने दिन में जजमेंट देनी होती है, और जो अगर 60 दिन की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। रेरा
रेरा एक्ट का सेक्शन 29(4) बड़ा क्लियरली कहता है कि रेरा को हर केस में जजमेंट 60 दिन में देनी चाहिए, और अगर वो 60 दिन में जजमेंट नहीं देते तो उसका डिटेल्ड रीजन देना पड़ेगा कि जजमेंट 60 दिन में क्यों नहीं दी गई। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़ी आत्मा दुखती है, जे आत्मा रोती है उन अलॉटीज के लिए कि 30,000 केस डिसाइड कर दिए, 30 से ज्यादा ही कर दिए होंगे रेरा ने, आज तक एक जजमेंट भी 60 दिन में नहीं दी गई है। इससे बड़ा दुख का कारण नहीं हो सकता है कि लॉटरी के लिए कि आप अगर 60 दिन में देना चाहते हैं तो क्यों नहीं दे सकते। अब सुनिए प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन सबमिट करने का। सबसे पहले एक एडवांस कॉपी भेजी जाती है बिल्डर को, उस एडवांस कॉपी की ट्रैकर रिपोर्ट लगाई जाती है एप्लीकेशन के साथ, ईमेल से भेजा जाता है और ईमेल की कॉपी लगाई जाती है, एक कॉपी रेरा को दी जाती है और रेरा उस कॉपी को बिल्डर को भेजता है। उसके बाद क्या है, समरी ट्रायल है, आपने देखना डिले है कि नहीं है, बड़ा क्लियर है, आपने देखना वैलिड ऑफर पोजीशन है कि नहीं है, बड़ा क्लियर है। मेरा गला भर जाता है, मेरी आत्मा दुखी हो जाती है अलॉटीज को दुखी देख के, उनके हालात को दुखी देख के। तो क्या दिक्कत है 60 दिन में जजमेंट देने में, लेकिन नहीं दी जाएगी। पहली हियरिंग ही लगेगी 4 महीने बाद, उस हियरिंग में बिल्डर जी कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके आ जाएंगे, सर मुझे अभी मिला है, मुझे मिला ही नहीं है, मुझे नीट कॉपी नहीं मिली है, जिस वकील को दिया था वो वकील चेंज हो गया। हमने क्या लेना देना, अलॉटी ने क्या लेना देना चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपको जवाब देना चाहिए था, आपको एडवांस कॉपी मिल गई है, ट्रैकर रिपोर्ट लग गई है, ईमेल की कॉपी लगा दी गई है, रेरा ने कॉपी भेज दी है, फिर उसके बाद ये बहाने क्यों एक्सेप्ट करती है रेरा, और क्यों नहीं हैवी पेनल्टी लगाती उनके ऊपर, क्यों नहीं लगाती पहली डिले के ऊपर 25,000 या 50,000 रुपया, क्यों 5,000 रुपया लगाते हैं, 2,000 रुपया लगाते हैं। सरासर रेरा की गलती है, रेरा को एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना पड़ेगा, रेरा को अलॉटी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक्ट अलॉटीज के बेनिफिट के लिए बना है, ये बिल्डर के बेनिफिट के लिए नहीं बना हुआ। और अलॉटी अगर हरास हो रहा है तो रेरा को इसमें डीपली इन्वॉल्व होके अलॉटी को इंटरेस्ट को टेक केयर करते हुए 7 दिन में डिसीजन देना चाहिए। नहीं देते तो सरासर गैर जिम्मेदारी है और रेरा की गैर जिम्मेदारी है। सर डिले पोजीशन जो चार्ज है वो कौन सी डेट तक मिलने चाहिए? सर ऐसा होता है कि हर बीबीए में एक डेट दी जाती है एग्जीक्यूशन की, इस दिन बीबीए एग्जीक्यूट हुआ। उसमें एक क्लॉज होता है जो कहता है कि डिलीवरी 2-3 साल में होगी या 2 में होगी या 4 में होगी। तो वो 4 साल डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद लगा के जो डेट आती है, लेटर से 1 जनवरी 2011 को एग्रीमेंट हुआ और 3 साल है, तो 1 जनवरी 2014 तक अगर डिलीवरी नहीं होती तो उसके बाद फॉर एवरी डे ऑफ डिले पोजेशन चार्ज हक है अलॉटी का और उसको मिलना चाहिए। और यहां तो ऐसे ऐसे केसेस हैं सर 6-6 से साल 7-7 साल का डिले है, और उसके बाद जब वो ऑर्डर ले लेता बेचारा तो वो एग्जीक्यूशन में रोता रहता है। एग्जीक्यूशन में बाद में आएंगे, आप जब पूछेंगे सवाल उसका, बट डिले पोजेशन चार्ज की इंटाइटलमेंट डिलीवरी पीरियड के बाद 1 दिन भी होगा तो वो भी है। सर कोई भी केस होता है रेरा में, तमाम बायर्स को इकट्ठा होकर केस डालना चाहिए या सिंगल सिंगल डाल सकते हो? सर इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो इश्यूज इंडिविजुअल हैं, मैंने पैसा दिया, 1 दिन दिया, एग्रीमेंट 1 दिन साइन किया, मैंने अपनी अपनी किस्तें दी, तो वो मेरा इंडिविजुअल केस है। तो उस इंडिविजुअल केस के लिए मुझे डिले पोजीशन चार्ज के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर मेरे 4 फ्लैट है तो मुझे 4 एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। सो देयरफॉर ऑल एप्लीकेशन फॉर रिफंड और डिले पोजीशन चार्ज हैव टू बी फाइल्ड इंडिविजुअली। अब आ जाते हैं हम कि हमें ऑफर ऑफ पोजीशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स में हमें पोजीशन मिल गया। अब मैं कॉम्प्लेक्स में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि सस्पेंशन जॉइंट्स गड़बड़ है, सीपेज हो रही है, प्लास्टर गिर रहा है, जो सरिया वगैरह है वो एक्सपोज हो रहा है। अब ये इश्यूज हो गए कॉमन इश्यूज। तो ये कॉमन इश्यूज जो है हम लोग ज्वाइंटली आ सकते हैं। और रेरा में एक और बड़ा एडवांटेज है कि ज्वाइंटली आने के लिए हमें कोई आरडब्ल्यू नहीं बनानी, हम 10-12 इकट्ठे होकर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमें कोई एसोसिएशन नहीं बनानी, हम 10-12 इकट्ठे होकर भी डाल सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो रेरा जजमेंट देगी इन सब इश्यूज को लेके, उनमें सब इकट्ठे जा सकते हैं, इंडिविजुअली। दूसरा सर, रेरा के जितने मेंबर्स हैं वो या तो रिटायरमेंट ले लेते हैं या बड़ी छुट्टी पे चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्या इसके पीछे का कारण आप? सर इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे के पर्सनल कारण हो सकते हैं,
पर्सनल प्रेशर के कारण हो सकते हैं, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आती कि मुझे एक जज की पोजीशन मिली हुई है, मैं मेंबर हूं, मैं पीरियड के लिए मेंबर हूं, मैं लॉन्ग लीव पे क्यों जाऊंगा या मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट क्यों लूंगा। सो इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जैसा मैं इस समय कैमरा पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है। दूसरा सर, रेरा के पास और एनसीडीआर के पास या फिर सिविल कोर्ट में किस में अलॉटेज है? ओके, रेरा, एनसीडीआरसी, सिविल कोर्ट। देखो, जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी। एनसीडीआरसी में जाएंगे, वो कंज्यूमर कोर्ट है, उसकी एक सीमा है। मान लो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का केस है तो आप एनसीडीआरसी जा सकते हैं, और अगर 2 करोड़ से कम का केस है तो आप एनसीडीआरसी नहीं जा सकते, फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा नीचे। लेकिन रेरा एक स्पेसिफिक कोर्ट है जो कि सिर्फ अलॉटीज के लिए बनी है और बिल्डर्स के खिलाफ बनी है। सो देयरफॉर, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्ट है और आपको स्पेसिफिक रिलीफ देता है, देयरफॉर, और एक्ट में लिखा भी हुआ कि 60 दिन में होना चाहिए, नहीं होता वो एक बात अलग है। सो देयरफॉर मेरी एडवाइस है, बिल्कुल ना डिले करें, जितनी जल्दी हो सकता करें, और इमीडिएटली जैसी डिले होती है आप कृपया करके रेरा में जाएं। सर, बहुत सारे बीबीए जो होते हैं एग्रीमेंट, उनमें तारीख नहीं लिखी होती, अगर तारीख किसी में नहीं, ये भी एक बिल्डर की बहुत तगड़ी चालाकी है कि वो बीबीए में तारीख ही नहीं लिखता, और इनोसेंट अलॉटी जब लेने जाता है उसको 30 पेज का एक एग्रीमेंट दे दिया जाता है। तो एक बात बताना चाहूंगा कि पहले तो ये सब पहले हुआ करता था, 2017 के बाद एक्ट में एक पूरा फॉर्मेट दे दिया गया है, बीबीए उस फॉर्मेट के बाहर जा ही नहीं सकता, उसको उस फॉर्मेट के अंदर ही एग्रीमेंट साइन करना है, और उस फॉर्मेट में डिलीवरी पीरियड का क्लॉज है। लेकिन जो पहले थे उसमें क्लॉजेस नहीं होते थे। ऐसे सब केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि एक रीजनेबल पीरियड दिया जाएगा, और 3 साल का पीरियड एक रीजनेबल पीरियड गिना जाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ अ यूनिट। बिल्डर के पास क्या क्या तरीके हैं कि पोजीशन को लगातार डिले करते जाते और रेरा उनको क्यों मान लेते हैं? देखो, बिल्डर एक्चुअली में इंटेंशनली तो डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्डर जानता है कि रेरा बड़ा सख्त है और इंटरेस्ट क्लॉज डिले पे बहुत हैवी लगता है। लेकिन कुछ बिल्डर पैसा लेके डाइवर्ट करते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे बिल्डर दे आर बिहाइंड द बार्स। व्हाई आर दे बिहाइंड द बार्स? बिकॉज उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। राम प्रस्था ही ले लो, 900 करोड़ का पीएमएलए का केस चल रहा है उनके ऊपर, सारे के सारे डायरेक्टर्स अंदर हैं। सो अब ये क्या करते हैं, ये फंड्स डाइवर्ट करते हैं। बड़ा पहले तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि रेरा था ही नहीं, तो बिल्डर्स महाशय जो कहे वही कर रहा करते थे। तो वे क्या करते, आपसे पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट में लगाया नहीं, पैसे से जमीन खरीद ली, अपना लैंड बैंक और बढ़ा लिया, और ऐसे आगे बढ़ते गए, या किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया था उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया, या आपको उल्लू बना के पैसा ले लिया कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपको एडवांस में लेना शुरू कर दिया पूरा पैसा। जैसे राम प्रसाद ने फ्यूचर प्रोजेक्ट की रसीदें दे दे के लाखों रुपया 15-15 साल से इकट्ठा किया हुआ, 12-12 साल से इकट्ठा किया हुआ, और यही एक कारण है कि वो इस समय जेल में है, और 900 करोड़ का उनके खिलाफ केस चल रहा है। क्या लगता है सर, रेरा के जो एक्ट है, कानून है, उसमें बदलाव की कितनी जरूरत है आपके हिसाब से? रेरा कानून में बदलाव की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि उसको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। 60 दिन करो, सेक्शन 63 करो, मेंबर्स पूरे रखो, डिसीजन जल्दी दो, एओ के ऊपर फैसला जल्दी करवाओ, डीसी को ऑर्डर्स करवाओ कि वो एग्जीक्यूट करें ऑर्डर्स। डीसी एग्जीक्यूट नहीं करते, उनके पास हजारों केस हैं, वो तहसीलदार के पास भेज देते हैं। बड़ा अच्छा केस है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर पुलिस की मदद लेके पकड़ने जाना पड़े किसी डायरेक्टर को किसी कंपनी के, तो आदमी से पहले उसके पास खबर पहुंच जाती है, भाई तू खिसक ले, हम आ रहे हैं तेरे को पकड़ने, और धन्यवाद। आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया कभी किसी से। कितने ही अरेस्ट वारंट इशू हुए, कितने ही अरेस्ट वारंट इशू हुए। ऑनरेबल एओ ने कम से कम भी नहीं तो 200, 250, 300 किए हुए हैं अरेस्ट वारंट इशू, आज तक एक नहीं पकड़ा गया। बड़ा दुख की बात है कि एक नहीं पकड़ा गया। यह वीकनेस किसकी है?
जी या पुलिस डिपार्टमेंट की वीकनेस है, या डीसी के ऑफिस में जाते हैं एग्जीक्यूशन तो डीसी साहब के ऑफिस की वीकनेस है। और किसकी वीकनेस है? अलॉटी तो बेचारा धक्के ही खा रहा है ना, पहले ऑर्डर ले, ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ले, एग्जीक्यूशन के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट ले, रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद उस रिकवरी को लेने के लिए डीसी के ऑफिस में धक्के खाए, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहां जाती है रिक्वेस्ट, वहां जाके रिक्वेस्ट करे, और उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, पुलिस पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है। आज तक ये बता दो कि रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कितने डायरेक्टर्स अरेस्ट हुए हैं? बड़ी मुश्किल से आपको 2 या 4 मिले। तो सर ये आप मिलीभगत का आरोप लगा रहे हो कि बिल्डरों के साथ ये सारे मैं मिलीभगत थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो एफिशिएंसी दिखा रहा हूं आपको कि आदमी के पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से कि मैं आ रहा हूं और तू भाग ले यहां से, तो यही होता है। तो सर आपको ये भी लगता है कि रेरा कहीं ना कहीं डेवलपर्स के साथ, बिल्डर के साथ मिला हुआ है, और क्यों? जिस तरह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रेरा डेवलपर्स के साथ मिला है या बिल्डर्स के साथ मिला है, लेकिन रेरा के जो इनएक्शन है, 60 दिन में एक्शन नहीं लेना या उनके ऊपर पेनल्टी अंडर सेक्शन 63 नहीं लगाना, या कुछ और इश्यूज ले लो, बिकॉज ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये तो हम सबको मालूम ही है कि ये हालांकि विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होती है, लेकिन रिकमेंडेशंस तो पॉलिटिकली जाती हैं और उसके बेस पे ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार का तो प्रेशर थोड़ा बहुत चलता ही है, और उस प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा डेफिनेट है, बट उस प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि एक मेंबर प्रीमेच्योर रिटायर कर गए और एक मेंबर लॉन्ग लीव पे चले गए। तो भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, तो अटकलें ही हैं, तो अटकलें ही लगा रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये थे कुलदीप कुमार कोहली जी, जो कि एडवोकेट है और रेरा के जानकार माने जाते हैं। बहरहाल इन्होंने खुलकर बात की कि रेरा पर कई सवाल भी खड़े किए और ये भी बताने की कोशिश की अगर रेरा अपना काम वक्त से करता है और ठीक ढंग से करता है तो कहीं ना कहीं अलॉटीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।